Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.116 from Erodo-Hitley series. ये क्वेश्चन यार जो डायनेमिक्स की प्रॉब्लम है, कोरलिस फोर्स पर डिपेंडेंट की प्रॉब्लम है ना, जो कि पूरी सीक्वेंस चल रही है। ये जो क्वेश्चन नंबर 111 से लेकर के 111 से लेकर 116 17 17 तक ये कोरलिस फोर्सेस के फोर्स है। तो ये 116 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसकी बात चल रही है, और पिछले जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं, अगर वो तुम सीक्वेंस फॉलो करोगे और उसी सीक्वेंस में अगर तुम इन क्वेश्चंस को देखोगे, तो आई थिंक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो पाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक है, या फिर तुम चैनल पर जाकर के भी विजिट कर सकते हो। 111 से लेकर 116 या 17 तक जो नेक्स्ट वीडियो होगा 117 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इसको सीक्वेंस में देखोगे तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगी, और कोरलिस फोर्स पर तुम्हारी पकड़ अच्छी हो जाएगी। फिर तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी कोरलिस फोर्स के कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप वाइज क्वेश्चन है। आई थिंक जो प्रॉब्लम्स बुक में रखी गई हैं वो भी उसी हिसाब से रखी गई हैं कि जो सीक्वेंस इस तरीके से डेवलप करा गया है कि हाँ, एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें, यानी कि बेटर अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें उसमें दे रखी हैं कि कंसेप्ट क्लियर होते जाएं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें दे रखा है ट्रेन ऑफ मास एम 2000 टन्स। एक टन में 1000 केजी होता है ना। 1 टन अगर मैं देखूं तो वो 1000 केजी होता है। जो 1 क्विंटल होता है वो 100 केजी होता है, और टन में 1000 केजी होता है। तो 2000 इंटू 1000 इतना केजी तुम्हारा ट्रेन का मास है, ठीक है ना। इतने मास की ट्रेन मूव करती है लेटीट्यूड फाई इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। देखो, लैटिट्यूड यानी कि जो इक्वेटोरियल प्लेन होता है वहाँ से जो एंगल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो इक्वेटोरियल से एंगल बनता है, उस एंगल को लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं। तो ये जो मान लो एंगल फाई है, ये लैटिट्यूड एंगल, और इसकी वैल्यू में 60 डिग्री दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट जो भी है, ये ट्रेन है, वो यहाँ पर है, और ये किधर की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ की तरफ। अब नॉर्थ डायरेक्शन क्या होती है, हमें लगेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन तो ये डायरेक्शन है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये डायरेक्शन नॉर्थ है। ये डायरेक्शन नॉर्थ नहीं होती, ये नॉर्थ पोल होता है और ये साउथ पोल होता है। समझ में आ गई बात। तो सरफेस पर जब भी चीज़ें देखी जाती है, यहाँ से अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा ना, तो ये सरफेस ऐसे फ्लैट ही तो दिखेगी। यानी कि अगर इसको टॉप व्यू से ऐसे देखूंगा तो ये सरफेस ऐसे फ्लैट दिखेगी। और जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होती हैं सरफेस के पैरेलल प्लेन में होते हैं। आउट ऑफ द प्लेन वर्टिकल डायरेक्शन होती है, इनटू द प्लेन वर्टिकल इनवर्ड डायरेक्शन होती है। यानी कि ये नॉर्मल और एम की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ से टॉप से देखेंगे तो नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन दिखेगा और एम इनटू द प्लेन दिखेगा। और ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, और नॉर्थ के राइट में अगर मैं नॉर्थ में मूव करके खड़ा हूँ तो राइट साइड में ईस्ट आएगा, लेफ्ट साइड में वेस्ट आएगा। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन डिफाइन करी जाती है। तो यहाँ से टॉप से देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ साइड होगी, और नॉर्थ डायरेक्शन के नॉर्थ पोल के जस्ट अपोजिट टेंजेंशियल डायरेक्शन वो साउथ वाली डायरेक्शन होगी। तो इस पॉइंट पर नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होंगी। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इस तरीके साउथ इस तरीके से होगा, या फिर नॉर्थ इस पॉइंट की तरफ ऐसे होगा और साउथ इस पॉइंट की तरफ है, ऐसे नहीं होते हैं ना। हॉरिजॉन्टल प्लेन की डायरेक्शंस होती हैं कि यहाँ से तुम्हें नॉर्थ में जाना है तो किस तरफ चलना पड़ेगा। तो अगर हम सरफेस पर हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जाना है तो हमें सीधे इस तरह तरीके से चलना पड़ेगा, इससे टेंजेंशियली ऐसे चलना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शंस होती हैं वो टेंजेंशियल होती हैं सरफेस के। समझ में आ गई बात। और नॉर्थ पोल की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन नॉर्थ, और उसके अपोजिट साउथ, और उसके राइट में ईस्ट, और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस होंगी वो नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ होगी। हमें नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी v दे रखी है कि स्पीड v से ये ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी स्पीड जो दे रखी है वो पार्ट ए में दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। हमसे पहला पार्ट जो पूछा गया था, मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ लेटरल फोर्सेज। लेटरल फोर्सेज क्या होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट पर लेटरल फोर्सेज होते हैं साइडवेज फोर्सेज। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है तो उसके राइट और लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेज लेटरल फोर्सेज होंगे। कोई ऐसे चल रहा है ऑब्जेक्ट तो उसके राइट साइड लेफ्ट साइड में ये जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसके लेफ्ट राइट साइड में, यानी उसके परपेंडिकुलर उसी प्लेन के अंदर आने वाले फोर्सेज, ये लेटरल फोर्सेज कहलाते हैं। समझ में आ गई क्या बात। तो आई होप कि लेटरल मीनिंग जो तुम्हें समझ में जो कंफ्यूज कर सकता है उसका मीनिंग तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर ये नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी कि टॉप से देखने पर ये नॉर्थ में इस तरफ जा रही है, तो लेटरल डायरेक्शन होगी उसके परपेंडिकुलर, जो मोशन की डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन तुम्हारी क्या होगी, लेटरल डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट में लगने वाले फोर्सेज हमें बताने कि ये कौन से होंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर इस समय एक तो सेंटर की तरफ लग रहा होगा mg ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा, रेडियली आउटवर्ड नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ये दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट आएंगे। समझ में आ रही बात, ये दोनों फोर्सेस कंपोनेंट आएंगे। ये
सरफेस के परपेंडिकुलर इन एंड आउट होंगे एक तरीके से। सरफेस के परपेंडिकुलर इन साइड तो तुम्हारा एम जी, और आउट साइड तुम्हारा टॉप आउट ऑफ द प्लेन ये तुम्हारा नॉर्मल होगा। इनके कोई से भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन यहाँ पर बनेगा, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके कोई कंपोनेंट नहीं आएंगे नॉर्मल और एम जी के। जैसे यहाँ पर दिखाऊँ नॉर्मल ऊपर और इनटू द प्लेन एम जी, तो इनके हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो कोई कंपोनेंट आएंगे नहीं, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो फोर्सेज आएंगे वो कौन से आ सकते हैं, वो इसके फ्रेम में बताना है हमें। इसके फ्रेम में कौन कौन से फोर्सेज हैं, तो हमें बोल रखा है कि जब ट्रेन अगर एग्जर्ट करती है, द लेटरल फोर्स दैट द ट्रेन एग्जर्ट ऑन द रेल्स, रेल्स यानी पटरियाँ, ये दोनों पटरियाँ होंगी, दोनों पटरियों पर ट्रेन के दोनों साइड टायर्स होंगे। तो ये जो टायर्स हैं, अगर इसको जूम इन करके देखूं तो ये एक रेल बन गई। और रेल यानी कि जो लोहे की जो पटरियाँ होती हैं, जिनको हम पटरियाँ बोलते हैं, जिनके ऊपर टायर्स मूव करते हैं, उनको रेल्स बोलते हैं, है ना। ट्रेन को रेल नहीं बोलते हैं। जो तुम्हारी जो गिल्डर्स बिछाई गई होती है, जिनके ऊपर मूव कर पाती है ट्रेन, वो रेल्स होती हैं। तो लेफ्ट रेल और राइट रेल, यानी कि ट्रेन का लेफ्ट साइड और ट्रेन का राइट साइड, इन इन दोनों साइड में किस तरफ फोर्स लगेगा, है ना, इस तरीके से हमें बताना है। एक्सर्ट ऑन द रेल इफ इट मूव्स अलोंग ए मेरिडियन विद ए वेलोसिटी v इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से चल रहा है, नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। अब देखो, जो ओमेगा है अर्थ का, ओमेगा इस तरीके से है। अर्थ के फ्रेम में हमसे फोर्सेज पूछे गए हैं। तो अर्थ के फ्रेम में देखो, अर्थ के फ्रेम में दो चीजें हैं। अर्थ के फ्रेम में इसके पास रिलेटिव वेलोसिटी भी है, एक तो अर्थ के साथ साथ घूम भी रही होगी ट्रेन, ऑब्वियस सी बात है, और अर्थ के रेस्पेक्ट में नॉर्थ की तरफ वेलोसिटी भी से भी चल रही है। तो ये जो वेलोसिटी भी है, ये वही रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी वजह से जो रिलेटिव वेलोसिटी उसके फ्रेम में दिखेगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी से चलता है किसी रोटेटिंग फ्रेम में, तो उस पर कोरिलेस फोर्स लगता है। समझ में आ गई क्या बात। रिलेटिव टू अगर रोटेटिंग फ्रेम आता है, तो ये अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम है, इसके फ्रेम में अगर हम बैठ के देखेंगे तो इस पर कोरिलेस फोर्स आएगा। एक आएगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है। दो फोर्सेज अराइज होते हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो तो हमेशा ही आता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे तो, के लिए रिलेटिव वेलोसिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी भी करता है उसके फ्रेम में, उसके रिलेटिवली मूव भी करता है, तो कोरिलेस फोर्स भी आता है। तो यहाँ पर दोनों आएंगे, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक कोरिलेस फोर्स, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी भी है। तो ये जो रोटेशनल एक्सिस है, स्यूडो फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, वो हमेशा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है उससे अवे अवे की तरफ आता है। तो ये तुम्हारा फ्रेम है अर्थ। इसके फ्रेम में अगर देखोगे तो इसके सेंटर के अबाउट अगर ट्रेन यहाँ पर है, तो इस समय इस सर्कल में घूम रही है, इस सर्कल में घूम रही है, तो उसका सेंटर ऑफ रेवोल्यूशन ये है अर्थ के फ्रेम में। तो ये जो एक्सिस होगा, इसके सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, एक्सिस के परपेंडिकुलर, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट पर। हर अर्थ के हर एक पार्टिकल भी लग रहा होगा अर्थ पर, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे अर्थ पर, उसका जो भी इस पॉइंट पर अगर कोई इसके साथ घूम रहा है तो इस सर्कल में, तो इसका एक्सिस से रेडियली अवे इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो एक्सिस से परपेंडिकुलर रेडियली अवे इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यहाँ पर है तो इस सर्कल में घूम रहा होगा तो एक्सिस से परपेंडिकुलर इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं, सेंटर से बाहर की तरफ नहीं लगता। समझ में आ गई क्या बात। सेंटर से बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स नहीं लगता, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो एक्सिस के राउंड होता है ना, स्फीयर के सेंटर के अबाउट थोड़ी होगा इसका। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट जो है पूछ रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी द ट्रेन शुड मूव फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द इनर्शियल फोर्सेज। वो फोर्सेज को डिफाइन करता है रोडो के अंदर जो तुम्हारे फ्रेम से अराइज होते हैं। एक तो देखो नॉर्मल और एमजी तो लगेंगे ही लगेंगे, वो तो रियल फोर्सेज हैं। जो रोटेटिंग फ्रेम में बैठने के बाद जो दो फोर्सेज आएंगे, अभी हमने डिस्कस करा, स्यूडो फोर्स और एक कोरिलेस फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलेस फोर्स। इन दोनों का ये जो बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्टेंट ऑफ इनर्शियल फोर्स, यानी जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल और कोरिलेस फोर्स होगा, इनका रिजल्टेंट ऑन द ट्रेन रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द अर्थ टू बी इक्वल टू जीरो। यानी कि अर्थ के फ्रेम में जो इनर्शियल फोर्सेज आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरिलेस फोर्स, इनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। उसके लिए ट्रेन की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, ये हमसे पूछा गया। तो ये दो क्वेश्चन हैं। ये मान लो इस जगह पर हम इसको सोल्व करना स्टार्ट कर दें। तो इस ट्रेन पर इस पॉइंट पर ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। ओमेगा तो तुम्हारा इस तरफ है, इस तरफ, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट पर देखूं तो ओमेगा इस तरफ है इसके फ्रेम में। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें पता है रेडियली आउटवर्ड इधर लगेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगा वो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ लगेगा। नॉर्मल फोर्स ऐसे एम जी फोर्स, ये तो ग्राउंड फ्रेम से या फिर ये रियल फोर्सेज हैं, इनको इनर्शियल फोर्सेज नहीं बोलेंगे। इनर्शियल फोर्सेज एक तो ये होगा, एक कोरिलेस फोर्स होगा। कोरिलेस फोर्स किधर होगा, देखो वेलोसिटी वी इधर है और ओमेगा इधर है। ओमेगा क्रॉस वी -2m ओमेगा क्रॉस वी, या फिर 2m वी क्रॉस ओमेगा वी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी। अब अर्थ के फ्रेम में नॉर्थ की तरफ चल रहा है, तो अर्थ की सरफेस पर अगर नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ के फ्रेम में, तो यही रिलेटिव वेलोसिटी वी आर है। और ओमेगा तुम्हारा इस तरफ है, तो वी क्रॉस ओमेगा करना है, 2m वी क्रॉस ओमेगा, वहां से फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो अगर तुम वी की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रख करके ओमेगा जो इस तरफ है इसमें उसको कर्ल करोगे राइट हैंड के फिंगर्स को, जो थंब देगा वो तुम्हें इनटू द प्लेन देगा, इनटू द प्लेन। अभी इनटू द प्लेन कौन सी डायरेक्शन है, अगर मैं इस तरफ से देखूंगा
इसको टॉप से इधर से देखूंगा, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो नॉर्थ के राइट साइड का फ्रेम जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा ना। अगर मैं इस तरफ ऐसे खड़ा हुआ हूँ ऐसे, तो नॉर्थ के राइट साइड में इनटू द प्लेन आएगा सरफेस, क्योंकि यहाँ पर जो होगी ये तो टेंजेंशियल सरफेस हमें बाहर से दिख रही है। या फिर मैं बोलूँ कि अगर मान लो कोई लाइन होती यहाँ पर होता और यहाँ पर ट्रेन होती, तो राइट साइड इसके इधर होगी, ये नॉर्थ की साइड होगी, ये साउथ की साइड, और ये तुम्हारा टेंजेंशियली जो होगा वो वेस्ट साइड होगा। तो टॉप से देखने पर ऐसे दिख रहा है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये वेलोसिटी इस तरफ है, वही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और इसके इनटू द प्लेन आ रहा है, इनटू द प्लेन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी कि टॉप से देखने पर वो हमें राइट साइड में दिखेगा। समझ में आ गई बात? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा वो इस तरफ होगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ईस्ट की डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा। यहाँ से देखने पर जो नॉर्थ और साउथ ऐसे हैं, तो इनटू द प्लेन तुम्हारा ईस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ के राइट साइड में है, और आउट ऑफ द प्लेन वेस्ट डायरेक्शन है यहाँ से, क्योंकि हम बाहर से देख रहे हैं अर्थ को बाहर से देख रहे हैं, तो हमें स्फीयर दिख रहा है और इस पॉइंट पर हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है। समझ में आ गई बात? तो इस ऑब्जेक्ट के लिए नॉर्थ आउट ऑफ द प्लेन तुम्हारा वेस्ट डायरेक्शन होगा और इनटू द प्लेन ईस्ट डायरेक्शन होगा। यहाँ पर इनटू द प्लेन फोर्स आया वी क्रॉस ओमेगा करने पर, तो यानी कि राइट साइड में, इसके नॉर्थ के राइट साइड में, यानी कि ईस्ट के डायरेक्शन में तुम्हारे पास फोर्स आएगा। तो ये कोरियोलिस फोर्स आएगा। साथ ही साथ सूडो फोर्स अगर देखूंगा, सूडो फोर्स तो एक्सिस के रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि इसके फ्रेम में है तो ये रेस्ट में दिखेगा, तो इस फ्रेम के रोटेशनल फ्रेम के एक्सिस से रेडियली आउटवर्ड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही बन जाएगा। अगर मान लो ये इस जगह पर था तो ये इस आर रेडियस में घूमेगा, तो आर रेडियस में घूम रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर एक्सिस से रेडियस, और ओमेगा अर्थ का ओमेगा, अर्थ पर बैठने पर वो रेस्ट में दिखेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। ये जिस रेडियस में घूम रहा है उस रेडियस को कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा, और ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, तो ये कैपिटल आर का कोस फाई कॉम्पोनेंट ये तुम्हारा स्मॉल आर बन जाएगा, जिस रेडियस में घूम रहा है अर्थ के साथ साथ, और उस अर्थ के रिलेटिवली इस वेलोसिटी वी से चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इनटू द प्लेन है, जो कि ईस्ट की डायरेक्शन है इस पॉइंट के लिए। यहाँ से अगर मैं टॉप से देखूंगा तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट इनटू द प्लेन, नॉर्थ वेस्ट आउट ऑफ द प्लेन है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। रेडियली आउटवर्ड ये जो फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। समझ में आ गई बात? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल यप और एक साउथ की डायरेक्शन में। समझ में आ गई क्या बात? वर्टिकल यप और एक साउथ की डायरेक्शन में होगा इस तरीके से फोर्स। तो ये इसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं ईस्ट वेस्ट में और लेटरल फोर्सेज में। और लेटरल फोर्स की अगर बात करूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अगर कोई कंपोनेंट आ भी रहा है इस तरफ, तो वो तो नॉर्थ साउथ में आ रहा है ना, वो तो अलोंग दी ट्रेन आ रहा है। वो अलोंग दी ट्रेन आ रहा है तो उसको लेटरल फोर्स नहीं बोल सकते। लेटरल फोर्स सिर्फ एक ही आया जो कि कोरियोलिस फोर्स आया, एम जी भी इंटू द प्लेन, नॉर्मल आउट ऑफ द प्लेन, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट आउट ऑफ द प्लेन आया और एक साउथ में आया, तो ये लेटरल डायरेक्शन नहीं है, ये तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन है। तो इस वजह से कोरियोलिस फोर्स ये है जो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, जिसको हम लेटरल फोर्स बोल सकते हैं, जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब ये जो फोर्सेज इनका कैलकुलेशन क्या होगा। ये जो वी वेलोसिटी हमने ट्रेन की मानी है, ये रिलेटेड टू फ्रेम है, जिसी को वी आर बोलेंगे, जो कि सेंट्रीफ्यूगल कोरियोलिस फोर्स के उसमें फॉर्मूला में आता भी है। मास 2000 टन है, टन एक 1 टन 1000 केजी होता है, तो 2000 इंटू 1000 केजी इसका मास है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगा, रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस, ये आर रेडियस ये वाली, और आर है कैपिटल आर साइन तुम्हारा कैपिटल आर कोस फाई। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस फाई ये बन जाएगा, अवे फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ। कोरियोलिस फोर्स जो तुम्हारा बन जाएगा वो 2m वी क्रॉस ओमेगा, तो वी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फ्रेम ऑफ इन द रोटेटिंग फ्रेम। तो वी और ओमेगा क्या है? वी और ओमेगा के बीच का एंगल फाई था। वी और ओमेगा के बीच में ये अगर एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, ये 90 माइनस फाई वर्टिकल के साथ ये फाई बन जाएगा। तो वी और ओमेगा के बीच में एंगल फाई था, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो बनेगा वी और ओमेगा का, वी और ओमेगा, तो वी ओमेगा साइन फाई, तो वी ओमेगा साइन फाई, और डायरेक्शन हमने देखा इनटू द प्लेन आ रहा है, वी से और ओमेगा के डायरेक्शन में जाएंगे तो वी क्रॉस ओमेगा इनटू द प्लेन फोर्स आ रहा है, और इनटू द प्लेन या ईस्ट डायरेक्शन है, तो टुवार्ड्स ईस्ट ये लेटरल फोर्स हो गया ट्रेन की डायरेक्शन के, जो कि हमने यहाँ पर समझा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और ये कोरियोलिस फोर्स है वो इस पोजीशन पर है जहाँ पर एंगल फाई है, उसका लैटिट्यूड एंगल जो है। अब लेटरल फोर्स जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था फर्स्ट पार्ट में, तो हमने देखा कि वो कोरियोलिस फोर्स ही है जो लेटरल फोर्स है 2m ओमेगा वी साइन फाई, 2 टाइम्स मास 2000 टू 1000 केजी में रखा। ओमेगा जो है अर्थ का ओमेगा हमें टाइम पीरियड पता है 24 आवर्स, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा, वो तो टाइम पीरियड, सॉरी 2 पाई बाई टाइम पीरियड तुम्हारा ओमेगा होगा, तो 2 पाई अपॉन में टाइम पीरियड कितना 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड्स, ये सेकंड्स में टाइम पीरियड आ गया, ऐसा यूनिट्स में रखेंगे सारे। तो ये ओमेगा, सॉरी ये जो ओमेगा है ये 2 पाई बाई 24 इंटू 60 इंटू 60 ओमेगा आ गया, क्योंकि टाइम पीरियड हमने 60 सेकंड्स के अंदर रख दिया।
साथ ही साथ जो स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर दे रखी थी, तो 54 इंटू 5/18 ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। और साइन फाई हमें 60 डिग्री दे रखा है, तो साइन 5√3/2 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे 377.6.8 न्यूटन, ठीक है, 3776.8 न्यूटन आ रहा है। तो 3.77 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिखा जा सकता है, पॉइंट को यहाँ ले जाओ तो 10⁻³ लगा दो, ये लगभग 3.8 किलो न्यूटन बन जाएगा, जो कि बुक के अंदर आंसर दे रखा है 3.8 किलो न्यूटन। तो ये फोर्स जो होगा, लेटरल फोर्स इस पोजीशन पर, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आएगा, उसके डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, उसके लेफ्ट या राइट साइड में जो आएगा, वो राइट साइड में आएगा इस डायरेक्शन में, 2mv ओमेगा साइन फाई 3.8 किलो न्यूटन है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर इनर्शियल फोर्सेज ऑन इन अर्थ फ्रेम टू बी 0, यानी कि अर्थ के फ्रेम में जो दो इनर्शियल फोर्सेज आ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, इनका रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। अब देखो, दो फोर्सेज हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं इसके फ्रेम में जो आ रहा है। नॉर्मल और mg तो अलग है ना, नॉर्मल mg अलग है, वो रियल फोर्सेज हैं, वो इसके फ्रेम से नहीं आ रहे। तो अगर ये बोल रहा है कि इसकी फ्रेम से आने वाले फोर्सेज बैलेंस आउट होने चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? तो इसके फ्रेम से आने वाले दो ही फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल तो हमें पता है उसकी डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी, अगर कोरियोलिस फोर्स उसको बैलेंस करना है तो उसकी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ेगा उसको, और कोई चॉइस ही नहीं है उसके पास, कोरियोलिस फोर्स के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है। कोरियोलिस फोर्स की डायरेक्शन बदली जा सकती है अर्थ के फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी v को बदल के, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स होता है 2mv क्रॉस ओमेगा, v अर्थ के फ्रेम में यानी रोटेटिंग फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव वेलोसिटी। तो v की डायरेक्शन बदल कर हम ओमेगा भी को भी नहीं बदल सकते, अर्थ का ओमेगा जो होगा वो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगा, वो तो फिक्स है। हम लेकिन अर्थ के फ्रेम में ट्रेन की डायरेक्शन की वेलोसिटी की डायरेक्शन जरूर बदल सकते हैं, जो कि हमसे पूछा भी है किस डायरेक्शन में ट्रेन को चलना चाहिए नेट इनर्शियल फोर्सेज 0 होने के लिए, जो दो फोर्सेज हैं। तो कोरियोलिस फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सिस के रेडियली आउटवर्ड है, तो कोरियोलिस फोर्स को सेंटर के एक्सिस के टुवर्ड्स होना पड़ेगा। दो फोर्सेज हैं, नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों को इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और उसके लिए कोरियोलिस फोर्स को टुवर्ड्स दी एक्सिस लगना पड़ेगा, और कोरियोलिस फोर्स को टुवर्ड्स दी एक्सिस यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगने के लिए वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए। सबसे पहले बात इसको समझेंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। इसको ध्यान से सुनना। हम इसी व्यू में देख रहे हैं, जैसे हम बाहर से देख रहे हैं ना, इसी व्यू में देख रहे हैं कि ये तुम्हारी ट्रेन है, ये तुम्हारी ट्रेन है, और नॉर्थ साउथ एक्सिस जो तुम्हारी नॉर्थ साउथ जो तुम्हारी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ तुम्हारी अर्थ है, तो ये तुम्हारा ओमेगा की डायरेक्शन है, ठीक है। फोर्स हमारा लेफ्ट साइड में आना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइट में है, तो कोरियोलिस फोर्स को लेफ्ट में होना पड़ेगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि दो ही फोर्सेज हैं, नेट 0 होने के लिए इक्वल एंड अपोजिट होना पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड में कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स जो होता है 2mv रिलेटिव क्रॉस ओमेगा, वी रिलेटिव तो वो हमें देखना ही है किधर की तरफ वो ट्रेन की वेलोसिटी जो होगी वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी अर्थ के फ्रेम में। अब नेट फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में आना चाहिए, जो नेट फोर्स होगा वी और ओमेगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अगर ओमेगा इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड में फोर्स है, तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जो फोर्स है वी ओमेगा और एफ, ओमेगा के परपेंडिकुलर एफ है, यहाँ से हमें दिख रहा है ओमेगा के परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स आ रहा है, वो आना भी था कि जो कोरियोलिस फोर्स होगा वी और ओमेगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ओमेगा इस तरफ है, कोरियोलिस फोर्स इस तरफ है, तो दो एक्सिस ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, ना तो वी इस तरफ हो सकता ना इस तरफ हो सकता। समझ में आ गई बात? क्योंकि जो फोर्स है वो वी के भी तो परपेंडिकुलर है और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है, और फोर्स 0 भी नहीं है, क्योंकि पैरेलल होते वी और ओमेगा तो साइन 0 0 बना देता। तो अब वेलोसिटी को किस तरफ होना चाहिए? इस डायरेक्शन में तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स है। फोर्स हो सकता है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा फोर्स के, हमें देखना लेफ्ट डायरेक्शन में वी क्रॉस ओमेगा किस तरफ हो सकता है। हमने किसी भी रैंडम डायरेक्शन में वी रख रख के देखा तो क्या पॉसिबिलिटी है लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स आने के लिए, वी आर क्रॉस ओमेगा। तो वी किधर की तरफ होना चाहिए? अगर मैं वी इनटू द प्लेन मान लो हमने इनटू द प्लेन माना, तो इनटू द प्लेन वी माना, तो वी क्रॉस ओमेगा करूंगा तो राइट हैंड साइड में फोर्स आ जाएगा। राइट हैंड के फिंगर्स को इनटू द प्लेन रख करके ओमेगा के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ घुमाऊंगा तो राइट हैंड डायरेक्शन में तुम्हारा थंब आएगा। लेकिन अगर वी को मैं आउट ऑफ द प्लेन रखता हूँ, तो वी क्रॉस ओमेगा आउट ऑफ द प्लेन फिंगर्स को रख करके ओमेगा के डायरेक्शन में घुमाओगे तुम, तब जाकर के लेफ्ट डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स आएगा। यानी कि वी जो तुम्हारा आएगा वो आउट ऑफ द प्लेन आना चाहिए। आउट ऑफ द प्लेन इन द सेंस, इसका मतलब क्या होगा कि इस सेंस के अंदर आउट ऑफ द प्लेन कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये साउथ की डायरेक्शन है। हमने देखा था कि नॉर्थ के राइट साइड में इनटू द प्लेन आएगा जो कि ईस्ट होगा, और नॉर्थ के लेफ्ट साइड में जो कि आउट ऑफ द प्लेन होगा जो कि वेस्ट डायरेक्शन होगी। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन तुमने ध्यान से सुनी थी तो ये तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, मतलब कि यहां से देखने पर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, यानी कि बाहर की तरफ ट्रेन आती हुई दिखेगी, तो बाहर की तरफ कैसे आती हुई दिखेगी? इस तरफ चलना चाहेगा उसको ट्रेन को। इस पॉइंट पर आउट ऑफ द प्लेन इस सर्कल में घूम रहा था, आउट ऑफ द प्लेन यानी कि इसके टेंजेंशियल इस सर्कल में इस तरीके से आने की कोशिश कर रही है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। समझ में आ गई क्या बात? अर्थ ऐसे घूमेगी, इसको ऐसे आना पड़ेगा।
ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी, तो कोरिलेस फोर्स लेफ्ट में आ जाएगा। कोरिलेस फोर्स अगर लेफ्ट में आ गया तो स्पीड ऑफ द ट्रेन मस्ट बी टुवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट से अगर आउट आउट ऑफ लेन वेस्ट की डायरेक्शन में है तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही होगी, तभी बोलेंगे वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही है। तो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में आएगा फोर्स। और हमें ये पता चला कि इस सिचुएशन में ओमेगा और वी भी परपेंडिकुलर, क्योंकि ओमेगा इस तरफ है, वी उसके परपेंडिकुलर है आउट ऑफ द प्लेन वेस्ट में, क्योंकि ये नॉर्थ में है और ये वेस्ट में है। और कोरिलेस फोर्स उसके परपेंडिकुलर इनटू द एक्सिस ऑफ द रोटेशनल एक्सिस ऑफ द अर्थ है। तो क्योंकि ओमेगा और वी परपेंडिकुलर आ गए, तो जो कोरिलेस फोर्स जो बनेगा 2m ओमेगा क्रॉस वी में 2m ओमेगा वी साइन 90 तुम्हारा 1 बन जाएगा। और फोर्स की डायरेक्शन में पता ही है, कोरिलेस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस समय बैलेंस्ड होंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 2m वी ओमेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उतना ही रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो उतना ही रहेगा जो कि यहाँ पर आ रहा था m ओमेगा स्क्वायर आर कोस फाई। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ 2m ओमेगा वी कोरिलेस फोर्स इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कोस फाई, ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। m से m चला जाएगा, 1 ओमेगा से ओमेगा चला जाएगा, स्पीड आ जाएगा 1/2 ओमेगा आर कोस फाई। वेस्ट से ईस्ट की तरफ ये डायरेक्शन आ जाएगी। इसमें ओमेगा की वैल्यू वही 2 पाई टाइम पीरियड अर्थ का 24 इंटू 60 ये सेकंड्स में कन्वर्ट करके रख देंगे। और रेडियस तुम्हारी लगभग 6400 किलोमीटर मान लो, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 60 डिग्री पर फाई की कोस फाई की वैल्यू हाफ बन जाएगी। तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, और उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये 418.67 किलोमीटर पर आवर आएगी, जब रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर ली जाएगी, है ना। बुक में जो आंसर दे रखा है इसको कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन ये दे रखा है कि वी का एक्सप्रेशन हाफ ओमेगा आर कोस फाई है, तो सही है, कुछ भी गलत नहीं है। और हमने देखा हमने कोई भी स्टेप में कुछ गलती करी नहीं है ना, तो आंसर सही आएगा। बुक में आंसर इसको 420 किलोमीटर पर आर के आसपास दे रखा है, तो वो इतना चलता है क्योंकि हमने आर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें भी नहीं पता वो क्या मानकर उन्होंने सोल्व करी होगी। ठीक है, तो हम तो जनरल सॉल्यूशन हमारे हिसाब से जो हम आइडिया लगा सकते हैं उसके हिसाब से न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, जो कि 418 के आसपास आ रही, तो वो लगभग 420 है। ठीक है ना, 0.67, ये 419 के आसपास 420 माना जा सकता है। और एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा तुम्हारा स्पीड बन जाएगी हाफ ओमेगा आर कोस फाई, ये लगभग 420 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप कि यार सिनेरियो तुम्हें बहुत क्लियर होगा। कोई भी तुम्हें समस्या हो तो तुम कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हो, या फिर अपना जो टेलीग्राम पर डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर भी आकर के तुम जो भी डाउट हो तुम मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो अपने ग्रुप के अंदर। और अपना जो टेलीग्राम पर चैनल है फिजिक्स माफिया, उस पर आकर के ज्वाइन कर लोगे तो तुम्हें क्लासेस की लिंक अपडेट नोट्स वगैरह सारी चीज़ वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और ऐसी अच्छे अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए और उसकी बहुत क्लैरिटी के साथ जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, जो कि इरोड़ो के अंदर जो कोरिलेस फोर्स का लास्ट क्वेश्चन है 1.117, वो नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय।